इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से MCQ 1 एंड MCQ 2 को सॉल्व करेंगे। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। MCQ 1 का मतलब है कि दिए हुए 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 2 में एक से अधिक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट। इनके फील्ड जो दिए हुए हैं A, B और C पे, उनके बीच रिलेशन क्या है वो हमें निकालना है। आप फिगर में देख पा रहे हैं A पॉइंट पे फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोजर है इन कंपैरिजन ऑफ B, और पॉइंट C पे फील्ड लाइंस उतनी ही दूरी पे है जितना कि A की दूरी पे। तो A और C दोनों बिंदुओं पर फील्ड का स्ट्रेंथ समान होगा। सो EA इज इक्वल टू EC, बट B पर बहुत ही कम होगा। सो ये C रिलेशन इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। आपको मालूम है अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत क्लोजली गैदर्ड है, इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फील्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे से कंपेरेटिवली लार्जर डिस्टेंस पे हैं तो वहाँ फील्ड थोड़ा वीक होगा। हेंस ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सी में सेम रहेगा और डी में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। इस सवाल में ये स्पेसिफाइड नहीं किया है कि दोनों आवेशों का कैरेक्टर कैसा है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों सिमिलर हैं, डिसिमिलर हैं, और दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लेकर चलते हैं। जो एनर्जी का फॉर्मूला है -k(Q1 Q2)/r, जो कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बट नेगेटिव है, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू k(Q1 Q2)/r। इसका मतलब कि अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बट अगर सेम चार्जेस हैं तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये घटेगा। इन दिस सिचुएशन हम ऑप्शन डी को चूज कर सकते हैं, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट किया जाता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। चार्ज पॉजिटिव है, इस चीज को स्पेसिफाइड किया गया है। इसका मतलब है सपोज करें कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं, आपका प्रमोशन होता रहे ऑन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सो आफ्टर सम टाइम आपका जो पोजीशंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वेल ऑफ लाइफ हो जाएगी, सारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अपलिफ्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एक चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर लेके जाते हैं तो वर्क डन बढ़ेगा, और वर्क डन ही स्टोर्ड होता है एनर्जी के लिए, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू में बढ़ने का मतलब एक्चुअल घटना होता है। द क्वेश्चन में तो ये स्पेसिफाइड किया गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव होता तो घटता, और अगर ये ऐसा नहीं कहा गया होता क्वेश्चन में कि पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर सिर्फ ये कहा जाता कि इफ अ चार्ज इज शिफ्टेड, तो हम डी ऑप्शन को चूज करते, मे इंक्रीज मे डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 में दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ए और बी, और उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। कह रहे कि अगर आप ए से बी की ओर शिफ्ट करें, एक ए से बी की ओर बढ़ें, तो पोटेंशियल क्या होगा, वो घटेगा बढ़ेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, पहले घटेगा पहले, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए हैं। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो आइए हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, ए से एक्स वाई एक्सेस बनाते हैं और ए से बी की ओर बढ़ते हैं। पोटेंशियल का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, इसका मतलब अगर आप किसी पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल घटता है। सो जब हम ए से दूर जाएंगे इसका पोटेंशियल घटेगा, जब हम बी की तरफ बढ़ेंगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर दोनों ग्राफ को हम एसिमिलेट करके एक ग्राफ ले लें तो आप देख सकते हैं ये पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। सो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है और एक सर्कल बनाया जाता है जो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स के साथ दिया हुआ है। ए जो है उसका रेडियस है या ओरिजिन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्टेंस है, जो कि हर पॉइंट पे समान है।
अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कहीं पे x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, उसके हिसाब से दिया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल टू EI लिख सकते हैं, बिकॉज I इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस। अगर हम रिलेशन देखें पोटेंशियल और फील्ड में तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पोजिशन वैक्टर। अब a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EI है, पोजीशन x एक्सिस के अलोंग a डिस्टेंस है तो AI हो जाएगा, आज हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई डॉट ए हो जाएगा, नेगेटिव है। B पॉइंट पर सिमिलरली I डॉट जे शून्य होता है तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो शून्य हो जाएगा। C पॉइंट पे EI डॉट ए माइनस आई अगेन 1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा E इंटू ए, सिमिलर टू दैट ऑफ A बट पॉजिटिव। D पॉइंट पर अगेन I और J का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो क्रॉस अदिश गुणनफल है, वो शून्य हो जाएगा और हमें जो ऑप्शन मिलेगा मिनिमम के लिए नेगेटिव साइन के साथ वो मिनिमम ही होगा और वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अगर एक बॉडी को चार्ज किया जाए बाय रबिंग, फ्रिक्शन से, घर्षण से अगर किसी वस्तु को आवेश किया जाए तो उसका वेट पे क्या फर्क पड़ता है। वेट पे तब फर्क पड़ेगा अगर उसका मास चेंज होता है। मास चेंज होगा क्या, चलिए देखते हैं। एक बॉडी जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होता है, इसका मतलब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज वाले के यहाँ आता है तो इसका मास भी शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का, और 9.1 इंटू 10⁻³ kg उसका मास होता है। सो वो शिफ्ट करेगा, इसका मतलब नेगेटिव का मास थोड़ा बढ़ जाएगा तो वेट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वाले का मास थोड़ा घट जाएगा तो वेट भी थोड़ा घट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज को स्पेसिफाइड नहीं किया है कि पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं या नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर नेट फोर्स कितना होगा। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ये डाइपोल लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की दिशा में बल लगता है QV, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड की विपरीत दिशा में बल लगता है QV। और अगर दोनों को देखेंगे आप, परिमाण तो बराबर है बट इनकी दिशा विपरीत होने के चलते जब दोनों को ऐड करेंगे सो टोटल फोर्स आ जाएगा 0। सो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है और एक डाइपोल है तो उस पर हमेशा जो टोटल और जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायग्राम दिया है, एक सेंटर पे चार्ज Q है, एक P पॉइंट है जहां से कुछ आवेश को A, B और C पे कैरी करके लेके आना है। P पर जो आवेश हो आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो तीनों सिचुएशंस में वर्क डन होगा, जब चार्ज को P से A पर लाएं, P से B पर लाएं या P से C पर लाएं, वर्क डन कितना होगा। पहली चीज आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि जो वर्क डन है इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप उस हिसाब से भी प्रोसीड कर सकते हैं, या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। सो हम या तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लें, A और P के बीच में कितना है, या B और P के बीच में कितना है, या C और P के बीच में कितना है, वो डिफरेंस से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जो Q से A का डिस्टेंस है, Q से B का डिस्टेंस है और Q से C का डिस्टेंस है, ये तीनों सिचुएशन में सेम है और वो रेडियस के बराबर है, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर पाथ है। जो CAB आप देख रहे हैं कर्व, वो सेमी सर्कुलर दिख रहा है, सो ये रेडियस बराबर होगा। सो Q के लिए पोटेंशियल A पॉइंट पर हो जाएगा KQ/R, B पॉइंट पे हो जाएगा KQ/R और C पॉइंट पे KQ/R। P पर भी कुछ पोटेंशियल हम कंसीडर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम 0 ले लेते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 0 लेके ही चले, आप कुछ भी कंसीडर कर लें, कोई कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू 10, 20, 100 कुछ भी, XY कुछ भी, बिकॉज जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस KQR माइनस कुछ भी, लाइक सपोज 10, 20, V, K, एनी पर्टिकुलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही सिचुएशंस में A, B और C के लिए वो सेम होगा। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम है और जो चार्ज को आप कैरी कर रहे हैं Q या Q डैश, उसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन तीनों ही सिचुएशंस में निकल के बराबर आएगा। C ऑप्शन करेक्ट है।
D. A point charge Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge Q. आप देख सकते हैं, आपको सिचुएशन मालूम होगा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत में यह बताया गया है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं। उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने में किसी तरह की एनर्जी का ना तो लॉस होता है ना तो गेन होता है। इसका मतलब वर्क डन शून्य होता है। आप उस हिसाब से भी प्रोसीड करें तो आंसर क्लिक कर सकते हैं। या अगर हम एक चार्ज ले लें, उस चार्ज के लिए फील्ड क्रिएट करें और फील्ड लाइंस जब रेडियली आउटवर्ड हो तो जो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लेके आएंगे वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल हो जाएंगे और इस स्फेरिकल पाथ का पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा। अगर उस स्फेरिकल पाथ पे और उस सर्कुलर पाथ, उस स्फेयर में सर्कुलर पाथ पे अगर कोई आवेश रोटेट करता है तो रोटेशन में जो वर्क डन होगा वो शून्य होगा, क्योंकि आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही शून्य है तो चार्ज से जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन भी शून्य ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव 2 से है, यहाँ हम एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब ब्रह्मांड में कुल आवेश जो है वो नियत है, नियतांक है और कांस्टेंट है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज, कुल पॉजिटिव चार्ज ब्रह्मांड का कांस्टेंट है। सी में कह रहा है कुल नेगेटिव चार्ज ब्रह्मांड का कांस्टेंट है और डी में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट है। चार्ज पार्टिकल तो कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज पार्टिकल का नंबर चेंज होते रहता है। आप जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आप डिस्चार्ज भी हो सकता है। थंडरस्टॉर्म के दौरान जो लाइटनिंग होती है, जो तड़ित बिजली तड़कती है और वो जमीन से जब टकराती है तो जो वस्तुएं उसके संपर्क में आती है वो भी चार्ज हो जाती है, वो पहले तो चार्ज नहीं थी। तो डी फिर पॉजिटिव चार्ज कभी नेगेटिव चार्ज में चेंज होता है, कभी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में चेंज होता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए। सो बी, सी और डी ऑप्शन तो वैसे भी वैलिड नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, बट या ए सही है क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, उसी का फॉर्म बदलते रहता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट चार्ज इज बॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट। एक आवेश को अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो उसके आसपास के बिंदु पर फील्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कब बढ़ेगा? अगर आवेश आप पॉजिटिव लेके आ रहे हैं। कब घटेगा? अगर आवेश आप नेगेटिव लेके आ रहे हैं। तो विल जो कि वर्ड है कि हमेशा बढ़ेगा ही या घटेगा ही, वो तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, बट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज लेके चल सकते हैं अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑप्शन है, हमें चूज करना है ई और वी के रिस्पेक्ट में कौन सही है। सो ई पहला ऑप्शन है, ई इज इक्वल टू जीरो, वी मस्ट बी जीरो। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है तो विभव भी शून्य होगा, अवश्य ही शून्य होगा, ऐसा दिया जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये एक संबंध देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड है। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहां अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा। वोल्टेज के शून्य होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मस्ट बी वर्ड तो नहीं है, मे भी है तो चल सकता है, बट मस्ट बी तो नहीं चलेगा। बी में कह रहा है वी जीरो है तो ई भी शून्य, अवश्य ई शून्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। भी शून्य है, लाइक सपोज करिए एक पेयर है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, तो मिड पॉइंट पे विभव शून्य है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और वो कभी शून्य नहीं होगा। तो बी ऑप्शन एनी हाउ करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन भी बी के आंसर से ही रिलेटेड है कि ई शून्य नहीं है तो भी शून्य हो सकता है, ई नॉन जीरो है तो भी शून्य हो सकता है। आप ये सेम एग्जांपल ले लीजिए, मिड पॉइंट पे ई शून्य नहीं है लेकिन भी शून्य है, तो मे नॉट बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया हुआ है वी नॉन जीरो है, ई कैन नॉट बी जीरो। अगेन वी नॉन जीरो हो लेकिन कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन शून्य आ जाएगा। सो इस 4 ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट नहीं है, नॉन हम लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है 120 टू 80 वोल्ट।
along x एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। जब आप मूव करते हैं -1 सेंटीमीटर टू +1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, हमारा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी इक्वल टू, मे बी ग्रेटर, मे बी लेसर। आइए देखते हैं। E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है -dV/dr है, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी चारों ऑप्शंस में ये वैल्यू तो दिया है। सो मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हम लेके चल सकते हैं, मस्ट भी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अदर फील्ड भी वहाँ पे ओरिजिनेट हो सकते हैं, जैसे अर्थ का फील्ड, तो वो उसको थोड़ा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकता है। सो यहाँ पे जो अदर एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटर होगा या लेसर होगा। सो फील्ड मैक्सिमम होता है या बढ़ता है अगर जो डिक्रीज इन पोटेंशियल है अलोंग द एक्सिस वो मैक्सिमम रेट से हो रहा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस वो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं दिया हुआ। तो अगर मैक्सिमम रेट से होगा भी तो ग्रेटर देन भी हो सकता है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो मिनिमम 20 और ग्रेटर देन 20 और मे बी इक्वल टू 20 और ग्रेटर देन 20। सो हम इस चीज़ को कंसीडर करके लेके चल सकते हैं। बी और सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी जब सिंगल चार्ज होगा ना, तो सिंगल चार्ज के लिए और दो चार्ज के लिए एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ओरिजिन पे डिपेंड और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब चेंज इन पोटेंशियल की बात आती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की भी बात आती है, तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ओरिजिन पे ये शून्य था या इन्फिनिटी पे शून्य था। सो इस बात के लिए, इस सवाल के लिए बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Now question number 6 में इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, उसमें रखा जाता है। चलिए पॉइंट चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और ये हम डाइपोल रख देते हैं रैंडमली किसी एक आर्बिट्ररी एंगल पे, आर्बिट्ररी पोजीशन पे। सो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की दिशा में ही लग जाएगा, क्यू। नेगेटिव पे जो लगेगा वो फील्ड की अपोजिट दिशा में, वो रेडियली इनवर्ड लगेगा, चार्ज की तरफ लग जाएगा। अब दोनों फोर्स न तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, न तो कपल क्रिएट कर रहे हैं, न तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि नेट चार्ज इस पे कुछ न कुछ होगा किसी दिशा में, उधर वो ट्रांसलेटरी मोशन में चला जाएगा। इसका मतलब रोटेटरी मोशन में नहीं आएगा। अगर रोटेटरी मोशन में नहीं आएगा तो इसका मतलब उस पर कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो सही ऑप्शन आपको चूज करना है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। उनका मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी ऑप्शन मोर एप्रोप्रिएट है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, विपरीत दिशा में हो जाएंगे वो, उनका परिमाण समान होगा क्योंकि उस पर आवेश समान है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और फोर्स कितना लगता है एक आवेश पे, वो लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो E इंटू ई, एक फील्ड की दिशा में, एक फील्ड के विपरीत दिशा में, बट परिमाण उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। आइए मैथमेटिकली इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के आर। अब हम पोटेंशियल के लिए रिलेशन निकालें तो E इज इक्वल टू -dV/dr, सो V इज इक्वल टू E.dr। इसको हम इंटीग्रेट कर दें अगर दोनों तरफ, सो V इज इक्वल टू के आर की कांस्टेंट है, R का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक ऐड करके टोटल पावर से डिवाइड करेंगे r²/2। इसी एक रिलेशन में आप देख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R² के, क्योंकि C तो यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R का पावर 2K। इसका मतलब C जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।